बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री। इसको मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है या इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, जो कि कार्ल मार्क्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। इसको यानी कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज़म में भी हम यानी कि इस चीज़ को देख सकते हैं। ये जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज़म है ये डायरेक्टली तौर पर सोसाइटीज़ के उन चीज़ों के बारे में बात करती है जिसमें कार्ल मार्क्स ये कहता है कि इंसान को ऊपर लेकर आने वाली चीज़ उसके आइडियाज़ नहीं थे, बल्कि उसका मटेरियलिस्टिक यानी कि उसकी चीज़ें थी। यानी कि उसको जैसे जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट उसके जहन में बैठता चला गया, जैसे जैसे उसको पैसे का लालच यानी कि इकोनॉमिक चीज़ों का उसको लालच आता चला गया, वैसे वैसे इंसान जो है वो अपने मतलब आइडियाज़ को भूल के अपने रिलीजन को उसने पीछे छोड़ा, अपनी तमाम चीज़ों को यानी कि उसने पीछे छोड़ा और सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को हासिल करने के लिए वो सबसे आगे दौड़ में जो है वो लग गया। कार्ल मार्क्स जो है वो ये समझता है, उसने ये थ्योरी इसलिए डेवलप की है जो कि मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री है, ये बिल्कुल अपोजिट है हैगल के डायलेक्टिक मेथड की। क्योंकि मैंने डायलेक्टिक मेथड के अंदर आपको बताया था कि हैगल क्या कहता है, वो कहता है कि एक आइडिया जो होता है वो एक और आइडिया से जन्म लेता है, और यानी कि एक आइडिया और एक एंटी आइडिया, ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो एक नया सिंथेसिस बनता है, और ये जो नया सिंथेसिस होता है ये नए आइडिया को जन्म देता है। ये आइडिया एक एंटी आइडिया को जन्म देता है, और ये एंटी आइडिया और ये दोनों मिलकर एक फिर सिंथेसिस को जन्म देते हैं, और यूँ ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है, और इंसान जो है वो अपनी सोच को डेवलप करते करते आहिस्ता आहिस्ता आज इस मटेरियलिस्टिक दौर के अंदर या जितनी डेवलपमेंट दौर के अंदर वो है वो आ चुका है। कार्ल मार्क्स का ये भी व्यू है कि मतलब जितनी भी ज़्यादा ह्यूमन आइडियाज़ के अंदर या ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस के अंदर चेंजेस आई हैं आज तक, वो सिर्फ चेंजेस आई हैं इकोनॉमिक रिलेशनशिप की वजह से, सिर्फ पैसा होने की वजह से। कार्ल मार्क्स जो है वो ये देखता है कि ये जो जितनी भी एवोल्यूशनरी चेंजेस आई हैं हमारे सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल या रिलीजियस आइडियाज़ के अंदर, या बाकी जितनी भी दूसरी चेंजेस हैं ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, वो हैगल के डायलेक्टिक मेथड के ज़रिए नहीं आई, बल्कि वो आई हैं मटेरियल कंडीशंस ऑफ लाइफ की वजह से। सिर्फ और ज़िंदगी के अंदर यानी कि मटेरियल कंडीशंस की वजह से ये सारी की सारी जो चेंजेस जो हैं वो आई हैं। अब कार्ल मार्क्स जो है वो कहता है कि इन मटेरियल कंडीशंस के आने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस जो हैं वो रिक्वायर हुई हैं। यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो वाली चीज़ें जो इन प्रोडक्टिव फोर्सेस के लिए ज़रूरी हुई, यानी कि इन मटेरियल कंडीशंस के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हुई वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 के ऊपर यानी कि कार्ल मार्क्स ये कहता है, वो कहता है कि एनिमेट। अब एनिमेट के अंदर वो कौन सी चीज़ें इंक्लूड करता है? कार्ल मार्क्स कहता है कि इसके अंदर मज़दूर आ जाते हैं, यानी कि लेबर्स, इंजीनियर्स और इन्वेंटर्स, मतलब जो इन चीज़ों को दरियाफ्त वगैरह करते हैं, इस तरह के जो लोग आते हैं, यानी कि थोड़े से निचले क्लास के जो लोग हैं वो आ जाते हैं एनिमेट के अंदर। एनिमेट जो है ये भी रिक्वायर है मटेरियल कंडीशंस की प्रोडक्टिव फोर्सेस के अंदर। नंबर 2 के ऊपर वो कहता है कि इन एनिमेट वो कहता है कि जो चीज़ें डिपेंड करती हैं मतलब प्रोडक्टिव फोर्सेस के अंदर या मटेरियल कंडीशंस को इम्प्रूव करने में जो चीज़ें डिपेंड करती हैं वो है सॉइल, रॉ मटेरियल या टूल्स वगैरह। ये चीज़ें जो है वो इस्तेमाल होती हैं एज आ प्रोडक्टिव फोर्सेस इन मटेरियल कंडीशंस, नंबर 2 के ऊपर। फिर नंबर 3 के ऊपर आता है कंडीशंस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इस चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल चीज़ों को या इकोनॉमिक रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए या पैसा बनाने के लिए जो तीसरे नंबर पर चीज़ चाहिए होती है वो इसमें जो होती है वो होती है रियासत, उसके कवानीन और मुख्तलिफ़ किस्म की जो सोशल क्लासेस होती हैं उनकी आपस में जो ग्रुपिंग है। मसलन ये सोशल क्लासेस में आ सकती हैं लेबर्स की जो ग्रुपिंग या लेबर यूनियन जो होती हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जिनको हम कैपिटलिस्ट कहते हैं, वो आपस में यूनियन बना सकते हैं कि सिर्फ हम अपना फ़ायदा देखेंगे और बाकी मज़दूर जाएँ भाड़ में। तो इन चीज़ों को वो यानी कि ज़रूरी करार देता है कि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं एक मटेरियल कंडीशंस को डेवलप होने के लिए। फिर आगे यानी कि ये कहता है कार्ल मार्क्स, वो कहता है कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो एक बुनियादी फैक्टर हैं इन मटेरियलिस्टिक कंडीशंस के लिए। कार्ल मार्क्स यहाँ पर ये ओपिनियन देता है कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं वो फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं गवर्निंग के अंदर, नॉट ओनली इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी बट आल्सो
इन द शेपिंग ऑफ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल आइडियाज़। वो कहता है कि इकोनॉमिक फैक्टर जो होते हैं वो बुनियादी वो चीज़ें होती हैं जो कि मतलब सोसाइटी के स्ट्रक्चर के लिए भी ज़रूरी होती हैं, और साथ ही साथ वो रिलीजियस और पॉलिटिकल आइडियाज़ को शेपिंग देने के लिए भी ये यानी कि फंडामेंटल फैक्टर्स जो हैं वो ज़रूरी होते हैं। कार्ल मार्क्स जो है वो पैसे के ऊपर इतना ज़्यादा ज़ोर दे रहा है, वो कहता है कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो हर चीज़ के ऊपर डोमिनेंट है। इकोनॉमिक फैक्टर वर्क एज अ प्री डोमिनेंट एजेंसी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि ये ह्यूमन सोसाइटी के अंदर और ह्यूमन सोसाइटी की हिस्ट्री के अंदर इकोनॉमिक फैक्टर प्री डोमिनेंट रहा है, यानी कि इसकी अहमियत हर चीज़ से ज़्यादा रही है। रिलीजन से, फ़िलासफ़ी से, मुख्तलिफ़ किस्म के मैटर्स से, हर चीज़ से जो अहमियत ज़्यादा रही है वो रही है इकोनॉमिक फोर्सेस की, जो इंसान को मतलब आगे आगे लेकर चलने में उसकी उन्होंने मदद की है। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि पॉलिटिक्स भी जो है वो इकोनॉमिक्स के सबऑर्डिनेट है, यानी कि इकोनॉमिक ऊपर है, पॉलिटिक्स नीचे है। तो ये मतलब बातें करता है कार्ल मार्क्स, पैसे के मतलब इतनी ज़्यादा इसको अहमियत देता है। अब इसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म भी आता है। कार्ल मार्क्स की ये जो थ्योरी है, जो मटीरियलिस्टिक कंसेप्शन के ऊपर बेस है, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या आता है? सबसे पहला इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म आता है वो ये कि मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन ह्यूमन अफेयर्स एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। मतलब सबसे पहले जो क्रिटिसिज्म आएगा वो ये कि इतनी ज़्यादा इसकी अहमियत बनती नहीं जितनी ज़्यादा अहमियत इकोनॉमिक्स और ह्यूमन अफेयर्स, ये मतलब ह्यूमन अफेयर्स और ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर इकोनॉमिक को जितनी अहमियत मार्क्स दे रहा है। वो कहता है कि इस बात में यानी कि इसके क्रिटिसिज्म में ये बात कही जाती है कि इस बात में कोई शक नहीं कि मार्क्स कहता है कि इकोनॉमिक कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, लेकिन पॉलिटिकल कंडीशंस, लीगल कंडीशंस, रिलीजियस फैक्टर्स या फ़िलासफ़ीज़ या बाकी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है इंसान की स्ट्रगल और इंसान की एवोल्यूशन के अंदर। सिर्फ़ और सिर्फ इकोनॉमिक्स या पैसे का होना ही इंसान की मुकम्मल एवोल्यूशन को डिफ़ाइन नहीं कर पाता। फिर नंबर दो के ऊपर है नेशनलिज़म। नेशनलिज़म प्लेड द मोस्ट वाइगोरस पार्ट इन ह्यूमन एवोल्यूशन। नेशनलिज़म भी जो है यानी कि मुहब्बे वतनी या कौमियत जिसे हम कहते हैं, नस्ल परस्ती जिसे हम कहते हैं, यानी कि मैं मुसलमान, तुम हिंदू, तुम ईसाई, या तुम ये या तुम वो, ये जो मतलब कौमियत है, ये जो नेशनलिज़म है, इस नेशनलिज़म के ऊपर जो पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ, इसी नेशनलिज़म के ऊपर जो है मतलब ये बहुत ज़्यादा अहमियत रोल अपना करती है किसी भी किस्म की ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर। इसकी सबसे अहमियत या सबसे बड़ा जो यानी कि हमारे सामने है जब इंडिया को डिवाइड किया गया और इसमें पाकिस्तान जो है वो एक अलग मुल्क बना, तो ये चीज़ भी जो है हमें नज़र आती है कि नेशनलिज़म का कितना ज़्यादा किरदार रहा है ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर। नंबर 3 के ऊपर है रिलीजियस फैक्टर। रिलीजियस फैक्टर भी जो है वो भी उनकी भी डोमिनेटिंग जो है ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर काफ़ी हद तक ज़्यादा यानी कि रही है। मतलब इन चीज़ों को डोमिनेट करने में ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर रिलीजियस फैक्टर्स की भी अहमियत जो है वो काफ़ी ज़्यादा रही है। जबकि कार्ल मार्क्स जो है वो मटीरियलिस्टिक कंसेप्शन को सिर्फ़ और सिर्फ इकोनॉमिक अफेयर के ऊपर यानी कि वो डिफ़ाइन करता रहा है, और ये चीज़ जो है मुकम्मल तौर पर एक फेलियर शो करती है कि कार्ल मार्क्स जो है वो ह्यूमन एवोल्यूशन को सही तरह से डिफ़ाइन नहीं कर पाया। अगर इस चीज़ को हम देखें तो इसके यानी कि इसके ऊपर अगर इसकी थ्योरी के ऊपर हम क्रिटिसिज्म करें तो आज किस तरह हिंदुइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जो है वो मतलब डाइवर्स लोगों ने इसको अडॉप्ट किया विद द डाइवर्स सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। मतलब इनके पास प्रोडक्शन का जो निज़ाम था वो भी मुख्तलिफ था, लेकिन इसके बावजूद मज़हब जो है वो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के मज़ाहिब को किस तरह आखिर अख्तियार कर लिया। तो ये नतीजा जो है वो ह्यूमन एवोल्यूशन का ही नतीजा है जो हमारे सामने है। तो आज के लिए इतनी, चलो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कार्ल मार्क्स व्यूज़ ऑन प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। अस्सलाम वालेकुम।